हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सीए राखी अग्रवाल। आज का हमारा टॉपिक है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अंडर सेक्शन 194 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट tax deducted at source on dividend income. Previously, dividend income is not taxable, but after amendment, after Finance Act 2020, it becomes taxable in the hand of the shareholders. So, let's start. Introduction. Finance Act 2020 shifted the taxability on dividend income from the hand of the dividend declaring the company to the individual investors. Finance Act 2020 is inserted, and with the insertion of Finance Act 2020, it shifted the burden of taxability in the hand of the shareholders, not in the hand of the company who is declaring the dividend. So, in this video, we are discussing the old and new tax provisions related to dividend income and its tax implication also. So, whether dividend received from an Indian company is taxable. If any individual or any person receive any dividend income from an Indian company, whether it becomes taxable, yes, after the abolition of dividend distribution tax. Previously, the company is required to pay the dividend distribution tax on the dividend which they are paying to the shareholders. But after insertion of Finance Act 2020, this taxability, this burden of taxability of dividend income is shifted from company who is declaring the dividend to the investors. So after abolition of dividend distribution tax, the taxability of dividend income is now in the hand of the investor. Now taxability of dividend income before amendment. अब यहाँ पे दोनों का implication बताया कि बिफोर अमेंडमेंट क्या फाइनेंस क्या थे टैक्सीबिलिटी डिविडेंड इनकम की, और आफ्टर अमेंडमेंट क्या टैक्सीबिलिटी है. बिफोर अमेंडमेंट क्या था टैक्सीबिलिटी का कि जो भी डिविडेंड इंडियन कंपनी डिक्लेयर करती थी ना, उस पर वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करके डिक्लेयर करती थी. तो जो शेयर होल्डर रिसीव करते थे ना, उनके हैंड में वो एग्जेम्प्ट हो जाता था. तो अगर वो भी पे कर देते, अगर शेयर होल्डर भी पे करते, तो ये डुअल टैक्सेशन हो जाता है. इसीलिए अगर कंपनी ऑलरेडी उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे कर चुकी है, तो उस पर शेयर होल्डर्स को पे करने का दरकार नहीं था. तो वही बोल रहे हैं कि डिविडेंड रिसीव फ्रॉम एन इंडियन कंपनी वाज एग्जेम्प्ट अंटिल 31 मार्च 2020. मीन्स फाइनेंस एक्ट 2020 आने के पहले ये डिविडेंड जो इनकम था, जो इंडियन कंपनी डिक्लेयर करती थी और डिस्ट्रीब्यूट करती थी टू द शेयर होल्डर्स, वो एग्जेम्प्ट था इन द हैंड ऑफ द शेयर होल्डर्स. दैट वाज बिकॉज किस लिए द कंपनी वाज डिक्लेयरिंग सच डिविडेंड. वो जो कंपनी डिक्लेयर करती थी और जो पे करती थी डिविडेंड, उस पर वो ऑलरेडी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करके करती थी. So that was because the company declaring such a dividend already paid dividend distribution tax before making payment. तो उस पे अगर कंपनी ने ऑलरेडी पे कर दिया है, तो अगर फिर शेयर होल्डर पे करेगा तो डुअल टैक्सेशन हो जाएगा. However, the Finance Act 2020 changed the method of dividend taxation. Finance Act 2020 आने के बाद dividend taxation का method change हो गया. Henceforth, all the dividend received on or after 1st April 2020, जो भी डिविडेंड शेयर होल्डर रिसीव करते थे ऑन और आफ्टर 1st April 2020, वो टैक्सेबल हो गया इन द हैंड ऑफ द शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स. ये तो टैक्सीबिलिटी की बात हो गई कि डिविडेंड इनकम टैक्सेबल हो गया इन द हैंड ऑफ द शेयर होल्डर. अब सेक्शन 194 में भी अमेंडमेंट आ गया साथ में. सेक्शन 194 में अगर आप कंपनी डिविडेंड पे कर रही है टू द शेयर होल्डर, पहले लिमिट था कि अगर 2500 पे करेगी तो उस पर टीडीएस काटेगी. बिफोर फाइनेंस एक्ट 2020 में लिमिट था कि अगर 2500 रुपये डिविडेंड पे करेगी तो उस पर टीडीएस काट के पे करेगी. वो जो लिमिट था, थ्रेश होल्ड लिमिट, टीडीएस काटने का थ्रेश होल्ड लिमिट था, वो सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को ही था. अगर कोई अदर देन रेसिडेंट इंडिविजुअल को पे कर रहा है तो उस पर टीडीएस कटता. लेकिन जो एग्जामिशन का लिमिट था, 2500 का लिमिट था कि 2500 तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा
अगर पेमेंट हो रहा है टू द इंडिविजुअल और वो इंडिविजुअल रेसिडेंट होना चाहिए तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2020 आने के बाद सेक्शन 194 में भी अमेंडमेंट आया। क्या अमेंडमेंट आया कि आपका रेट ऑफ टीडीएस तो 10% ही कटेगा, लेकिन थ्रेश होल्ड लिमिट जो था वो 2500 से बढ़ा के 5000 कर दिया गया। 2500 पहले अगर आप किसी को कोई कंपनी है 2500 रुपया पहले पे करती थी या 2500 से ज्यादा पे करती थी तो उस पर टीडीएस काट के पे करती थी। और किसको पे करती थी? अगर वो रेसिडेंट इंडिविजुअल है तो। ये एग्जेम्पशन सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को था और वो भी अगर वो पे कर रही है उसको अदर देन बाय कैश मोड। 5000 से ज्यादा होते ही टीडीएस कटेगा। 5000 तक पे करती है तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा सेक्शन 194 में। अगर आप किसी को कैश में पे कर रहे हो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को, अगर 5000 रुपया भी है तो टीडीएस कट जाएगा। 5000 से कम भी है तभी। एग्जेम्प्ट शेयर होल्डर्स के हैंड में। So the threshold limit is increased from 2500 to 5000 for dividend paid other than cash only for resident individual. ये exemption सिर्फ resident individuals को ही दिया गया है। फर्दर द अर्लियर मोड ऑफ पेमेंट क्या था? बिफोर अमेंडमेंट द मोड ऑफ पेमेंट था अकाउंट पे चेक या वारंट के थ्रू। बट ये इस मोड को चेंज करके एनी मोड, बाई एनी मोड मतलब आरटीजीएस, एनईएफटी, बैंक ट्रांसफर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोड हो, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अदर देन कैश। तो अगर वो पे कर रही है और 5000 तक पे करिए तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। 5000 से ऊपर होते ही टीडीएस कटेगा एट द रेट 10%। Dividend income from shares were earlier exempt till financial year 1920 since domestic company were required to pay DDT on dividend declared and thus the same was exempt from tax in the hand of the shareholder under section 1030. Now who shall deduct? अब ये सेक्शन 194 के बारे में बोल रहे हैं कि कौन टीडीएस काटेगा, कौन लायबल है टू डिडक्ट टीडीएस ऑन डिविडेंड इनकम। तो टैक्स शैल बी डिडक्टेड बाय एन इंडियन कंपनी डिडक्ट करेगी और अ कंपनी which has made the prescribed arrangement for declaration and payment of dividend including dividend on preference shares पे डिविडेंड जो मिलता है और इक्विटी शेयर पे जो डिविडेंड मिलता है उस पे टीडीएस काट के पेमेंट करेगी। कौन? इंडियन कंपनी या कंपनी हु हैज मेक द अरेंजमेंट फॉर दैट। लाइक एनी इंडियन सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी की कोई इंडियन सब्सिडरी है तो वो भी अगर डिक्लेयर कर रही है डिविडेंड तो वो भी टीडीएस काटेगी। अगर फॉरेन कंपनी है आउटसाइड इंडिया पर उसकी सब्सिडरी इंडियन कंपनी है तो वो भी टीडीएस काटेगी। शैल बी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस ऑन डिविडेंड इनकम। तो कौन काटेगा? इंडियन कंपनी काटेगी और अ कंपनी हु हैज मेक द अरेंजमेंट और डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड इंक्लूडिंग डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स ऑल्सो विद इन इंडिया। इंडिया में के अंदर इंडियन सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी है वो भी टीडीएस काटेगी। शैल बी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस ऑन डिविडेंड ऑन द डिविडेंड इनकम। द इंडियन कंपनी में भी लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड भी हो सकती है, टीडीएस काट रही है वो लिस्टेड कंपनी भी हो सकती है, अनलिस्टेड कंपनी भी हो सकती है। When tax is required to be deducted by an unlisted company when which pay dividend to its shareholder. Unlisted company भी डिविडेंड पे टीडीएस काट के ही पेमेंट करेगी अपने शेयर होल्डर्स। When tax shall be deducted on dividend income. कब टैक्स डिडक्ट किया जाता है ऑन डिविडेंड इनकम? Tax shall be deducted on dividend income before making the payment of dividend to the resident shareholders by any mode including cash. In case the recipient shareholder is a non-resident shareholder, then tax shall be deducted under section 194. अगर आप रेसिडेंट शेयर होल्डर्स को पे कर रहे हो तो टीडीएस काट के पेमेंट करोगे अंडर सेक्शन 194। और अगर आप नॉन रेसिडेंट शेयर होल्डर्स को पे कर रहे हो तो सेक्शन 194 अप्लाई नहीं होगा, उस पर टीडीएस कटेगा अंडर सेक्शन 195। सो टीडीएस डिविडेंड इनकम पे अगर आप टीडीएस काट रहे हो और वो डिविडेंड इनकम जो किस पे होना चाहिए? शेयर्स पे या इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स पे, और वो रेसिडेंट को आप पेमेंट कर रहे हो तो सेक्शन 194 अप्लाई होगा बाय एनी मोड अदर इंक्लूडिंग कैश।
इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसको आप पे कर रहे हो डिविडेंड, उस पे आप टीडीएस काटोगे 195 के अंदर. Thus, the tax shall be deducted at the time of making payment of dividend to the shareholders and not when the dividend is declared. टैक्स कब काटेगी, टीडीएस कब काटेगी? जब कंपनी डिक्लेयर करती है तब टीडीएस नहीं काटती है. जब कंपनी एक्चुअली पे करेगी एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, तब टीडीएस काट के पेमेंट. सो दस द टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट of dividend to the shareholders and not when the dividend is due. Now, dividend covered. Section 194 covers the following type of dividend paid by an Indian company. Following type of dividend paid by an Indian company. कौन सी डिविडेंड कवर्ड है अंडर सेक्शन 194 में? डिविडेंड कवर्ड अंडर सेक्शन 222A, 222B, सेक्शन 222C, 222D एंड सेक्शन 222E. ये सब डिविडेंड सारी कवर्ड अंडर सेक्शन 194 में. इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. इन जनरल द टर्म डिविडेंड रिफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स बाय द कंपनी टू हिज शेयर होल्डर्स इन प्रपोर्शन टू हिज शेयर होल्डिंग. द जनरली डिविडेंड्स क्या होता है? डिविडेंड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स. जो कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है वही शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है इन द फॉर्म ऑफ प्रपोर्शन ऑफ शेयर्स दे हेल्ड. मतलब जितना शेयर्स उनके पास है शेयर होल्डर्स के पास में, उस प्रोपोर्शन में कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करती है वही उसी प्रॉफिट्स को वो डिस्ट्रीब्यूट करती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. तो इन जनरल द टर्म डिविडेंड रिफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स बाय कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स इन द प्रोपोर्शन टू हिज शेयर होल्डिंग. The portion of profits which a shareholder receives by virtue of his shareholding in a company is termed as dividend. So जो portion of profits है जो कि shareholder receive कर रहे हैं by virtue of his shareholding in a company is termed as dividend. However, the term dividend is defined in the Income Tax Act in an inclusive manner. Thus, the definition of dividend under the Act is not exhaustive. It includes certain components in the definition of dividend which are traditionally not understood. However, the term dividend is defined in Income Tax Act in an inclusive manner. Income Tax Act में dividend का कुछ अलग ही definition है. Thus, the definition of dividend under the Act is not exhaustive. इनकम टैक्स एक्ट में डिविडेंड का इंक्लूसिव डेफिनेशन है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है. इट इंक्लूड सर्टेन कंपोनेंट्स इन द डेफिनेशन ऑफ डिविडेंड which are traditionally not understood as dividend. जनरल टर्म्स में ये डेफिनेशन नहीं है, ये इनकम टैक्स का डेफिनेशन है जो कि इंक्लूसिव मैनर में है. इट इज नॉट एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, जो कि इस डेफिनेशन में डिविडेंड इनकम एज पर द इनकम टैक्स एक्ट जो सेक्शन 222 बोलता है उसमें सर्टेन क्लॉसेस है, क्लॉज ए से लेके ई तक, जो कि लोन्स को भी डीम्ड डिविडेंड मान लेते हैं कि लोन भी अगर कंपनी दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को तो वो भी डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा. सेक्शन 222E बोलता है इसके बारे में, तो उसको भी इंक्लूड कर लिया गया है. विच आर नॉट अंडरस्टूड एज डिविडेंड, मोर पर्टिकुलरली सब क्लॉज ई, जो सब क्लॉज ई है ऑफ सेक्शन 222 विच टॉक्स अबाउट द डीम्ड डिविडेंड. क्योंकि अगर कंपनी लोन दे रही है अपने डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स को तो उसको भी डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाता है अंडर इनकम टैक्स एक्ट under specified condition as dividend. Subclause of the definition are discussed in brief. Component of dividend under section 222 as per various subclause. Meaning of subclause of the dividend. Section 222A. There are 5 clauses under section 222 that says about the component of dividend under section 222 as per various subclauses, and the meaning is also given side by side. So section 222A, what it says, that the distribution of accumulated profits entailing the release of assets of the company. It refers to the distribution out of the current year profits or reserve or accumulated profits. Means distribution of accumulated profit entailing the release of the assets of the company.
which means the distribution, it refers to the distribution out of the current year profits. करंट ईयर प्रॉफिट से अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो रिलीजिंग द एसेट ऑफ द कंपनी, तो सेक्शन 222A अप्लाई हो जाएगा, उसको डिविडेंड इनकम मान लिया। 222B बोलता है अगर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स नॉट इंटेलिंग the release of the asset of the company. It refers to distribution of debentures, डिवेंचर स्टॉक्स और डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स टू इट्स शेयर होल्डर्स। अपने शेयर होल्डर्स को अगर डिस्ट्रीब्यूट करिए डिवेंचर्स, डिवेंचर स्टॉक्स या डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स, तो वो भी डिविडेंड मान लिया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस शेयर्स टू इट्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आउट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से दे रही है, distribution of accumulated profit not entailing the release of the assets of the company, अगर वो अपने शेयर होल्डर्स को डिबेंचर्स दे रही है, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स दे रही है या बोनस डिक्लेयर करिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोनस दे रही है, कौन से प्रॉफिट से? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से, तो सेक्शन 222B अप्लाई हो जाएगा और वो डिविडेंड इनकम मान लिया जाए इन द हैंड ऑफ द शेयर होल्डर्स। सेक्शन 222C क्या बोलता है? डिस्ट्रीब्यूशन टू द शेयर होल्डर्स ऑन लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है और अपने शेयर होल्डर्स को वो डिस्ट्रीब्यूट करती है एसेट, इट रिफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी एसेट्स बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर आउट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑन लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है और अपने शेयर होल्डर्स को एसेट दे रही है आउट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑन लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, तब सेक्शन 222C अप्लाई हो जाएगा और वो भी डिविडेंड इनकम मान लिया जाएगा इन द हैंड ऑफ द शेयर होल्डर्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। सेक्शन 222D क्या बोलता है? इट रिफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन टू द शेयर होल्डर्स ऑन रिडक्शन ऑफ कैपिटल। अगर इट रिफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ऑफ ए कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर ऑन रिडक्शन ऑफ इट्स कैपिटल। अगर शेयर होल्डर्स को एसेट कंपनी दे रही है ऑन रिडक्शन ऑफ द कैपिटल, कैपिटल को रिड्यूस करने के बाद अगर अपने शेयर होल्डर्स को वो डिस्ट्रीब्यूट करती है एसेट, दिस सब क्लॉज डी वाज एप्लीकेबल फॉर द पीरियड एंडिंग बिफोर 1 अप्रैल 1933, तो वो भी डिविडेंड इनकम मान लिया जाएगा इन द हैंड ऑफ द शेयर होल्डर्स। सेक्शन 222E दैट इज डीम्ड डिविडेंड। मान लीजिए कि डिविडेंड है, ये डीम्ड डिविडेंड बोला जाता है। इट रिफर्स टू द पेमेंट ऑफ लोन एंड एडवांसेस टू इट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स बाय एन अनलिस्टेड कंपनी अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। अगर कोई भी कंपनी है जो कि अनलिस्टेड है और वो अनलिस्टेड कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अगर लोन दे रही है या एडवांस दे रही है, तो अगर वो लोन मान लेंगे, कंपनी मान लेगी कि हम उसका शेयर होल्डर्स को डिविडेंड, कंपनी नहीं मानेगी, इनकम टैक्स के हिसाब से वो डीम डिविडेंड मान लिया जाता है अंडर सेक्शन 222E में। 2A बोलता है अगर कंपनी जो कि अनलिस्टेड कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लोन दे रही है, एडवांस दे रही है, तो वो भी डिविडेंड मान लिया जाएगा अंडर सेक्शन 222E में एज डीम डिविडेंड। रेट ऑफ TDS क्या है? रेट ऑफ TDS हो गया on dividend income under section 194 is 10%. The government has announced a relief due to outbreak of COVID-19 pandemic and effective from 14 May 2020. The rate of TDS on dividend under section 194 is reduced to 7.5% instead of 10%. The reduced rate of TDS on dividend under section 194 shall be applicable up to 31st March 21. So जब कोविड आया था तब that time the government has given certain reliefs on the rate of TDS, that is 7.5% is to be deducted as TDS on the dividend income. वो effective था from 14th May 2020 से 31st March 2021 तक. However, if the shareholder does not provide PAN, जनरल रेट है 10%, ये बिफोर कोविड का बात कर रहे हैं अपने, तब इफेक्टिव रेट रिड्यूस हो गया था, 7.5% हो गया था। However, if the shareholder does not provide PAN or Aadhaar number to the company or provide invalid PAN और आधार, अगर शेयर होल्डर्स अपने पैन नंबर नहीं देती है या आधार नंबर नहीं देती है कंपनी को,
तो कंपनी उस पे TDS काटेगी एट द रेट 20% एज पर सेक्शन 206AA के हिसाब से। 20% या मैक्सिमम मार्जिनल रेट इन फोर्स जो कि रेट होगा उसी पे TDS काट के कंपनी पे करेगी टू द शेयर होल्डर्स। अगर शेयर होल्डर अपना पैन नंबर नहीं प्रोवाइड करते हैं या आधार नंबर नहीं प्रोवाइड करते टू द कंपनी, इन दिस केस द रिलीफ शैल नॉट बी एप्लीकेबल। कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, कंपनी डायरेक्टली 20% TDS काट के पेमेंट करेगी शेयर होल्डर्स को अगर शेयर होल्डर अपना पैन नंबर नहीं देते कंपनी। नो सरचार्ज और एजुकेशन से shall apply to the prescribed rate of TDS where tax is withheld from payment of dividend to the resident shareholders। तो सरचार्ज और एजुकेशन सेल अप्लाई नहीं होगा टू द प्रेस्क्राइब रेट ऑफ TDS। TDS डायरेक्टली 10% पे कटता है, उस पर कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, कोई एजुकेशन सेस नहीं लगेगा टू द रेसिडेंट जो। तो रेट ऑफ TDS ऑन डिविडेंड अंडर सेक्शन 194 फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल्स। अगर कोई भी कंपनी है जो डोमेस्टिक कंपनी है अपने रेसिडेंट शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है तो वो TDS काटेगी। अगर रेसिडेंट शेयर होल्डर अपना वैलिड पैन देता है तब किस रेट पे TDS कटेगा और नहीं देता है तब किस रेट पे TDS कटेगा वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक चार्ट बना दिया गया है ये। अगर इंडिविजुअल है, अगर आप कंपनी है, कंपनी पे करिए टू द इंडिविजुअल जो कि रेसिडेंट है और उसको 5000 से ज्यादा का अमाउंट का डिविडेंड दे रही है तो 5000 तक तो एग्जेम्प्ट है, 5000 से ज्यादा होते ही TDS एट द रेट 10% कट जाएगा। अदर देन इंडिविजुअल है लाइक HUF है, फर्म है, कंपनी LLP है, AOP है, BOI है, अगर डोमेस्टिक कंपनी इनको अगर दे रही है अदर देन इंडिविजुअल्स को क्या डिविडेंड इनकम तो कोई लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं है, उनको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। एनी अमाउंट अगर उनको कोई भी 1 रुपया भी पेमेंट कर रही है, 100 रुपया भी पेमेंट करेगी तो TDS काट के पेमेंट करेगी। इंडिविजुअल्स को सिर्फ 5000 तक का एग्जेम्पशन है, 5000 तक अगर पेमेंट करेगी तो कोई TDS नहीं काटेगी, 5000 होते ही 10% TDS काट लेगी। अगर किसी और को पेमेंट करेगी अदर देन इंडिविजुअल्स लाइक HUF, फर्म, AOP, BOI, कंपनी, LLP, पार्टनरशिप फर्म, किसी को भी पेमेंट करेगी तो कोई थ्रेश होल्ड लिमिट नहीं है, उस पर एनी अमाउंट पेड बाय द कंपनी लायबल टू डिडक्ट TDS एट द रेट 10%। अगर रेसिडेंट शेयर होल्डर है वो अपना वैलिड पैन नहीं देता है तब किस रेट पे काटेगी। इंडिविजुअल है, अगर उसको मोर देन 5000 अमाउंट पेमेंट कर रही है कंपनी तो TDS अगर वो पैन फर्निश नहीं करता है तो 20% रेट पे TDS काट लेगी। अदर देन इंडिविजुअल है लाइक HUF, AOP, BOI, कंपनी, LLP, पार्टनरशिप फर्म, कोई लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं है, सीधा वो अगर पैन फर्निश नहीं कर रहा है 20% पे TDS काट लेगी। If the shares are held in demat form, the PAN need to be updated with the depository। मतलब अगर डीमैट फॉर्म में है शेयर तो आपका पैन अपडेटेड होना चाहिए डिपॉजिटरी में। इफ द शेयर्स आर हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म, फिजिकल फॉर्म में अगर आपके पास शेयर्स है द पैन नीड्स टू बी अपडेटेड विद कंपनी रजिस्ट्रार। कंपनी रजिस्ट्रार में जाके आप अपना पैन नंबर को अपडेट करा सकते हैं एंड ट्रांसफर एजेंट इफ एनी और विद द कंपनी इटसेल्फ where the equity as well as preference share dividend are covered under section 194। कौन कौन सा डिविडेंड कवर्ड है सेक्शन 194 में, इक्विटी भी और प्रेफरेंस शेयर भी। यस, दोनों शेयर्स पे अगर इक्विटी पे अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है सेक्शन 194 अप्लाई होगा। प्रेफरेंस शेयर्स पे अगर कंपनी डिक्लेयर कर रही है सेक्शन 194 अप्लाई होगा, लेकिन अगर म्यूचुअल फंड पे कर रही है तब सेक्शन 194 अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 194 explicitly covered dividend paid to the preference shareholders beside dividend on equity shares। इक्विटी शेयर तो ऑलरेडी कवर्ड है सेक्शन 94 में, सेक्शन 94 में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी कवर्ड है। थ्रेशोल्ड लिमिट, the threshold limit provides for non-deduction of tax on dividend income is rupees 5000। However, it should be noted that exemption from tax deduction is given only for the shareholders who are resident individual। ये जो नॉन डिडक्शन ऑफ TDS है उसका अमाउंट 5000 है और ये अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन सिर्फ किसको दिया गया है, रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को। जो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स है
उन्हीं को, ओनली इंडिविजुअल्स को दिया गया है ये एग्जेम्पशन का लिमिट, एग्जेम्पशंस का बेनिफिट. द थ्रेशहोल्ड लिमिट डज नॉट अप्लाई in case the shareholder is HUF, firm, AOP, company, trust. In other words, the tax is required to be deducted on the entire dividend amount in case of non-individual shareholders, even if the dividend paid is ₹1. अगर ₹1 भी कंपनी पे करती नॉन इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स को, लाइक नॉन इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स कौन हो गया, कंपनी हो गया, HUF हो गया, फर्म हो गया, LLP हो गया, ट्रस्ट हो गया, AOP हो गया, BOI, अगर उनको कंपनी ₹1 भी पेमेंट करती है तो TDS काट के पेमेंट करेगी. ये जो 5,000 का एग्जेम्पशन है ये सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को दिया. A further condition is added whereby to avail the threshold limit of 5,000, the dividend must be paid to the resident individual shareholders in any mode other than cash. If the dividend is paid in cash, then the threshold limit of 5,000 shall not apply. और रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को ये कब दिया गया है, ये भी लिमिट जो एग्जेम्पशन का लिमिट तभी मिलेगा अगर कंपनी उनको पेमेंट करती है इन एनी मोड अदर देन कैश. अगर कंपनी कैश में पेमेंट कर देती है तो ये एग्जेम्पशन भी नहीं मिलेगा इंडिविजुअल्स, रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को. तो अगर कोई भी मोड में पेमेंट करती है अदर देन कैश तभी रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को इसका बेनिफिट मिलेगा. अगर कैश में पेमेंट कर देगी कंपनी डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स तो ये बेनिफिट भी रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को नहीं मिलेगा, तब वो कंपनी TDS काट के पेमेंट. ऑल्सो डज नॉट अप्लाई टू द नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल. अगर कंपनी ये थ्रेशहोल्ड लिमिट जो 5,000 का लिमिट है ये नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए भी नहीं है, ये सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को भी नहीं ये बेनिफिट मिलता अंडर सेक्शन 194. Exempt shareholders, no tax is required to be deducted where the shareholder is the following insurance company. अगर shareholder इंश्योरेंस कंपनी है तो कोई भी TDS नहीं कटेगा अंडर सेक्शन 194. लाइक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनी अदर इंश्योरर है इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर्स ओन्ड बाय इट और इन विच इट हैज अ फुल बेनिफिशियल इंटरेस्ट. अगर डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड पे कर रही है किसको, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को या जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, any percent of shares they own, you're having a full beneficial interest in that company और डिविडेंड पे कर रही है डोमेस्टिक कंपनी तो कोई भी TDS नहीं काटेगी, उनके लिए एग्जेम्प्ट है. So in this case insurance company has to provide a self declaration that the shares are owned by it and it has a full beneficial interest along with a self attested PAN to the company. So general insurance company देगी to the domestic company a self declaration that they had owned of shares or having a full beneficial interest with a self attested copy of PAN to the company submit करेगी. Have a note that no such exemption is provided for shareholders who are bank or financial institution. अगर shareholder, अगर domestic company banking company को दे रही है कुछ या any other financial institution को dividend pay कर रही है तो उनको कोई exemption नहीं है. उनको अगर even they are paying any सिंगल अमाउंट ऑल्सो ₹1 भी पेमेंट करेगी तो TDS काट के पेमेंट करेगी. तो बैंकिंग कंपनी को कोई एग्जेम्पशन नहीं मिल रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कोई एग्जेम्पशन नहीं मिल रहा है. एग्जेम्पशन किसको मिल रहा है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और एनी अदर इंश्योरेंस. उनको अगर कोई भी कंपनी डिविडेंड पे करती है तो उस पर कोई TDS नहीं काट. Now submission of form 15G or 15H. A resident individual receiving dividend whose estimated annual income is below the exemption limit can submit form 15G to the company paying the dividend. जो कंपनी डिविडेंड पे कर रही है उनको फॉर्म 15G जमा करवाना पड़ेगा. कौन जमा करेगा, रेसिडेंट इंडिविजुअल जो डिविडेंड इनकम रिसीव कर रहा है अगर उसका एनुअल इनकम बिलो एग्जेम्पशन लिमिट है.
सीनियर सिटीजन के केस में 15H होता है और नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए जो कि बिलो 60 इयर्स है उनके लिए 15G होता है और अबव 60 इयर्स के लिए उनके लिए फॉर्म 15H होता है। अगर उनका बिलो एग्जेम्पशन लिमिट है और वो डिविडेंड इनकम रिसीव कर रहे हैं, उनका एनुअल इनकम बिलो एग्जेम्पशन लिमिट है और वो डिविडेंड इनकम रिसीव कर रहे हैं, तो उनको कंपनी को जमा करना पड़ेगा 15G और 15H कि आप मेरा TDS मत काटिए बिकॉज मेरा तो कोई इनकम ही नहीं है। The company informed the shareholders about the dividend declaration on their registered email ID and require submission of Form 15G or 15H to claim dividend income without TDS. So, are there any expenses which are allowed as deduction from dividend income under the head income from other sources? बोले कोई भी expenses है, क्या वो dividend income से reduce हो सकता है? उसका डिडक्शन डिविडेंड इनकम से रिड्यूस हो सकता है, उस एक्सपेंस का रिडक्शन हो सकता है, डिडक्शन हो सकता है फ्रॉम डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम हमारी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है, अगर वो मेन ऑपरेशन नहीं है तो। अगर आपका मेन ऑपरेशन कोई और बिजनेस है बट अदर देन आप इन्वेस्टमेंट कर रखे हो और उससे आपका इनकम आ रहा है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है डिविडेंड इनकम। तो अगर आपका कोई एक्सपेंसेस है जो कि रिलेटेड टू डिविडेंड इनकम है, तो सिर्फ वही एक्सपेंसेस अलाउएबल है। सो यस, इन केस ऑफ डिविडेंड द अमाउंट पेड एज इंटरेस्ट ऑन एनी मनी बोरोड टू इन्वेस्ट इन द शेयर्स इज अलाउड एज डिडक्शन। अगर आपने कोई अमाउंट बोरो किया है, लोन लिया है और लोन लेके उस अमाउंट को आपने इन्वेस्ट किया है, बोरो करके पैसा इन्वेस्ट किया है, तो जो आप बोरोइंग पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो, उस इंटरेस्ट का आपको एज एन एक्सपेंस जो इन्वेस्टमेंट का इनकम है उससे डिडक्शन मिल जाएगा। सो इंटरेस्ट डिडक्शन इज लिमिटेड टू 20% ऑफ द ग्रॉस डिविडेंड इनकम रिसीव। However, any other expenses such as commission or remuneration to a banker or any other person to realize such dividend on behalf of the taxpayer is not allowable as deduction. The restriction applies to dividend received from domestic as well as foreign companies. So अगर कोई भी सिर्फ इंटरेस्ट जो कि इंटरेस्ट एक्सपेंस है, जो कि आपने बोरो करके इन्वेस्ट किया है, तो वो इंटरेस्ट इनकम से इंटरेस्ट एक्सपेंस का डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई भी और भी एक्सपेंस आप इनकर कर रहे हो, लाइक कमीशन पे कर रहे हो या ब्रोकर को कुछ ब्रोकरेज दे रहे हो टू अर्न दैट डिविडेंड, या बैंकर को कुछ रेमुनरेट कर रहे हो, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। इफ यू लाइक, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग।